हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हमादुल हसन अब्बासी और आज मैं मौजूद हूँ साइन मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से और आपके लिए लाया हूँ बहुत ही कुछ ख़ास। जी हाँ, तो हम बात करेंगे सबसे पहले रियल इस्टेट के बारे में और उसके कुछ फ़वाइद के बारे में बात करेंगे, कुछ नुकसानात के हवाले से भी बात करेंगे और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट के भी हवाले से हम बात करेंगे और बिलखुसूस इसकी इन्वेंट्री यानी कि इसकी जो टाइप्स हैं उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रियल इस्टेट के बारे में तो ये क्या होता है। हम में से हर कोई ही रियल इस्टेट बिजनेस और इससे रिलेटेड चीज़ें सुनता ही रहता है, कभी दोस्तों से, कभी किसी निजी महफिल में, कभी फैमिली की गैदरिंग में। कोई कहता है इन्वेस्ट करो, कोई कहता है इन्वेस्ट ना करो। इसके बारे में मुख्तलिफ मफरूज़ात हैं, इस हवाले से लोगों का क्या कहना है। लेकिन सबसे पहले हमें उसके लिए रियल इस्टेट को समझना पड़ेगा। तो रियल इस्टेट बुनियादी तौर पर होता है क्या। रियल इस्टेट किसी भी ज़मीन के टुकड़े, उस पर बनी किसी भी इमारत, किसी भी बिल्डिंग, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ पे खड़ा किया हो और उसकी एक जो फ़िज़ाई हदूद होती है उसकी एक ख़ास हद और उस ज़मीन की जो एक ख़ास मखसूस किस्म की जो हदूद है उसको जो है तो रियल इस्टेट कहा जाता है। अब इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की इन्वेंट्री, इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स हैं। उसके अगर हवाले से हम बात करें तो उसमें रेजिडेंशियल जो है तो लैंड आ जाती है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर जो तो कमर्शियल लैंड आ जाती है, कमर्शियल लैंड के अलावा इसमें इंडस्ट्रियल लैंड आ जाती है और वैकेंट लैंड आ जाती है। अगर हम इनको कैटेगराइज करें और इनके बारे में अगर फर्दर हम बात करें तो रेजिडेंशियल जो लैंड है उसके बारे में हमें तकरीबन हम में से हर कोई ही जानता है कि वो वाली ज़मीन जिसमें रिहाइश इख्तियार की जाती है, जहाँ पर रिहायशी घर होते हैं, जहाँ पर लोग आबाद होते हैं, उसको रेजिडेंशियल लैंड कहा जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो कमर्शियल लैंड होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट बिजनेस होते हैं, जहाँ पर रिहाइश भी होती है, उसके अलावा कॉर्पोरेट बिजनेस भी होते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कुछ कमर्शियल एरियाज़ हो जाते हैं, वो जो लैंड्स होती हैं वो कमर्शियल लैंड्स हो जाती हैं। उसके अलावा अगर हम इंडस्ट्रियल लैंड्स की बात करें तो इंडस्ट्रियल लैंड वो लैंड्स होती हैं जहाँ पर सनती जो है तो कारोबार या सनती जो तो निज़ाम होता है वो वहाँ पर चलाया जाता है और जो सनत से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है, इंपोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, वो वहाँ पे वो चीज़ें की जाती हैं, वो इंडस्ट्रियल लैंड आ जाती है। उसके अलावा अगर हम वेकेंट लैंड की बात करें तो ऐसी लैंड जो ज़रखेज़ ज़मीन होती है जिसको जो क्या कह सकते हैं कि फसल बोने के लिए और इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो वेकेंट लैंड कहलाती है, जिसको जंगलात का भी कुछ हिस्सा आ जाता है। उसके अलावा कह सकते हैं कि कोई खेती बाड़ी के रिलेटिव भी उसमें चीज़ें ऐड हो जाती हैं। ये तो इसकी इन्वेंट्री और इसकी टाइप्स के हवाले से चीज़ें थी। अगर हम बात करें इसके कुछ नुकसानात और इसके कुछ फ़वाइद के बारे में तो हर लैंड की तरह जो है तो जैसे अगर रेजिडेंशियल लैंड है, कमर्शियल लैंड है, इंडस्ट्रियल लैंड है या वैकेंट लैंड है, इसमें कुछ फ़वाइद भी होते हैं और इसके कुछ नुकसानात भी होते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है उस एरिया के हिसाब से, उस जगह के हिसाब से और उसकी लोकेशन, उसके डेमोग्राफिक्स के हिसाब से ये चीज़ वेरी करती है। लेकिन अगर बात करें, अगर हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के हवाले से अगर हम बात करें कि हमें बेहतरीन अगर हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी चाह रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल है, चाहे कमर्शियल है, चाहे इंडस्ट्रियल है, हम कहाँ पर बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम टूरिज़्म को बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि टूरिज़्म पाकिस्तान की इकनॉमी में एक मेन फैक्टर है जो कि पाकिस्तान की इकनॉमी को बूस्ट करने में एक खासी हद तक जो है तो मदद फराहम करता है। और टूरिज़्म के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ज़रखेज़ ज़मीनों से, ऐसे ज़रखेज़ नज़ारों से और ऐसे दिलफरेब नज़ारों से बिल्कुल भरा पड़ा है। अगर हम टूरिज़्म की बात करते हुए चलें और जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है पाकिस्तान में, लोकल टूरिज़्म के अलावा जो इंटरनेशनल टूरिस्ट पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो उनको यहाँ पर दी जाने वाली फैसिलिटीज़ और जो यहाँ पर फैसिलिटी जो अवेल कर रहे हैं उसके हवाले से हम बात करें तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ उस हवाले से बहुत ज़्यादा हैं। और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से रियल इस्टेट एक बेहतरीन फैक्टर है। और रियल इस्टेट फैक्टर को ही हम अगर ले चलें कि कॉर्पोरेट सेक्टर में लेके चलें या उसको रेजिडेंशियल या उसको कमर्शियल सेक्टर की तरफ लेके चलें, तो हम इंटरनेशनल टूरिज़्म जो है तो उससे अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं और मुल्क की इकनॉमी में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। टूरिज़्म की तो हमने बात की ही। अगर हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट है उस हवाले से बात करना बिल्कुल मैं नहीं बोलूँगा। और उसमें अगर मैं शामिल करूँ सबसे पहले जो मॉड्यूल हमारे पास पाकिस्तान में चल रहे हैं रियल इस्टेट से लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो चाहे वो रेजिडेंशियल हैं, कमर्शियल हैं या इंडस्ट्रियल लैंड हैं, उनकी जो तकसीम होती है या उनकी जो ख़रीदो फरोख्त होती है वो दो तरीक़ों से होती थी। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं और यहाँ पर जो माशी उतार चढ़ाव लगा रहता है, इस हवाले से जो रियल इस्टेट की इंडस्ट्री है, चाहे उसका इन्वेस्टर है या चाहे जो ब्रोकर है, वो दोनों ही इस हवाले से परेशान रहते थे, क्योंकि पाकिस्तान की रियल इस्टेट की इंडस्ट्री दिन ब दिन जो है तो अपने उरूज को पहुँच रही है।
और अगर यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो बिल्कुल J7 ग्रुप और साइन मार्केटिंग की जानिब से एक नया मॉड्यूल जो है तो मुतारिफ करवाया गया है, वो रेंटल मॉड्यूल है। उस हवाले से अगर हम बात करें और इसका कंपैरिजन करें, जो डाउन पेमेंट मॉड्यूल है और जो रेंटल मॉड्यूल है, इसके कंपैरिजन के बारे में अगर हम बात करें तो डाउन पेमेंट मॉड्यूल में होता ये था कि कुछ पेमेंट अदा की जाती थी ब्रोकर्स को, या जो भी रियल एस्टेट की जो फिर्म है उसको कुछ पेमेंट अदा की जाती थी डाउन पेमेंट के तौर पर। उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में एक मखसूस रकम या महदूद रकम जो है तो अदा करके उस ज़मीन को अक्वायर किया जाता था, वहाँ पर अपनी पोजीशन हासिल की जाती थी। वहाँ पर जो भी आप रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है आपका या आपका कमर्शियल प्रोजेक्ट है वहाँ पर आप वो लगा सकते थे। लेकिन उसके बरक्स जो रेंटल मॉड्यूल J7 ग्रुप ने इंट्रोड्यूस करवाया है उसमें होता ये है कि जो आपकी जो पेमेंट है, जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वो लमसम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो इन द सेंस आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर एक ज़मीन है या एक प्रॉपर्टी है वो 1 करोड़ रुपए की है और आपके पास सिर्फ 25 लाख रुपए हैं, और आपको इन फ्यूचर ये सिक्योर नहीं है कि अगर मैं डाउन पेमेंट अदा कर दूं किसी फर्दर अगर प्रॉपर्टी में या किसी फर्दर बिजनेस में, और इन फ्यूचर अगर मेरे पास की जो माशी हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, बिलखुसूस जो इनफरादी माशी हालात होते हैं, अगर उनके हवाले से बात करें तो हर इंसान ये सोचता होगा कि शायद ही मेरे पास जो डाउन पेमेंट के बाद जो मेरे पास इंस्टॉलमेंट अदा करने की कैपेसिटी है वो शायद ना हो या वो कम हो। तो उससे बेहतरीन मॉडल जो है तो मुतारिफ करवाया गया है J7 ग्रुप की जानिब से, वो है रेंटल मॉडल। अगर ये प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की है तो उसमें आप जो आपकी लमसम पेमेंट है, जो भी आपकी रेशो बनती है उस प्रॉपर्टी, अगर उसको 4 सेक्शन में अगर हम डिवाइड कर दें तो एक सेक्शन अगर बिलफर्ज के 25 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस 25 लाख रुपए के शेयर उस 1 करोड़ प्रॉपर्टी में आपके हो जाएंगे। और रेंटल मॉड्यूल की एक और बेनिफिट ये भी है कि ये एक पैसिव इनकम का सोर्स भी है, जिससे आप जो है तो जैसे ही आप इन्वेस्ट करते हैं किसी भी अपॉर्चुनिटी में, ऐसी अपॉर्चुनिटी जो रेंटल इनकम के ऊपर या रेंटल बिजनेस के ऊपर डिपेंड करती है, तो उससे आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट हो सकती है। और यही अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है सिग्नेचर सूट्स और सिग्नेचर रिजॉर्ट मरी में। अगर बात की जाए सिग्नेचर सूट्स की तो वहाँ पर सिर्फ 17,50,000 रुपए से इन्वेस्ट करें, और अगर बात की जाए सिग्नेचर रिजॉर्ट मरी की तो वहाँ पर सिर्फ 11,50,000 रुपए से इन्वेस्ट करें और हासिल करें 0.8% तक का रेंटल इनकम, जो कि बढ़कर 2 साल में 2% तक हो जाएगा। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड डू कॉन्टैक्ट नाउ।